नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बात है 2011 की। मैं उस वक्त जेएनयू में नई नई दाखिल हुई थी और बहुत खुशी का एक मौसम आया था। खुशी की एक बात आई थी कि इंडिया वर्ल्ड कप 2020 जीत गई थी। धोनी, द ग्रेट धोनी हमारे कैप्टन थे और वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच था और वो जीत गई थी। जाहिर सी बात है, बहुत खुशी का मौका है, हर आदमी खुशी मनाएगा। बहुत, अगर वो हिंदुस्तानी है, अगर वो हिंदुस्तान से प्यार कर रहा है, अगर उसे हिंदुस्तान वाकई में प्यारा है, तो वो खुशियाँ मनाएगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई इफ़ एंड बट है ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको उस दिन जेएनयू का हाल बताती हूँ। उस दिन जेएनयू में क्या हुआ था? उस दिन जेएनयू में ये हुआ था कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। जो लोग यहाँ दिल्ली में रहने वाले हैं, उन्होंने सीपी में उनका भ्रमण कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। सीपी में एक बहुत बड़ा सा झंडा है, तिरंगा लहराता रहता है, पूरे दिल्ली शहर से कोने कोने से दिखाई देता है। उसका लंबाई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल पर्वत की तरह वो लहराता रहता है। ठीक है, तो वैसा ही एक झंडा हम लोगों ने अरेंज किया कि अगर जीत जाएंगे। उम्मीद तो थी, लेकिन झंडा निकालने से पहले रहता है कि भाई देख लें जीत रही है कि नहीं, तभी निकालेंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसको निकाला और जुलूस पूरा निकला यहाँ पूर्वांचल के पहले से, और पूर्वांचल के इस साइड से पूरा हम लोग उसको मेन गेट तक लेकर गए। खूब जश्न रहा। उस दिन के जश्न की अगर बात करें, टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, लगता है कि भाई बोरिंग ना हो जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटरेस्टिंग बातें होती हैं तो होती हैं। देखिए, उस दिन जश्न का क्या हाल था। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग थे, बहुत सारे हम लोगों के जानने वाले डीयू में भी थे, वो इस साइड आए, हम लोग के साइड जेएनयू में आए, और इन लोगों ने दल एक इकट्ठा किया, बाइक में, कारों में, पैदल मार्च करते करते पूरा दिल्ली घूम रहे थे। जो डीटीसी की बसें होती हैं, इन्हें रास्ते में रोक लिया जाता था। कैन यू इमेजिन, ऐसा हुआ था, रास्ते में रोक लेते थे और कहते थे कि बाहर निकलो सारी सवारियां, पहले हमारे संग डांस करो, 2-4 ठुमके लगाओ, फिर सवारी वापस बैठेगी, फिर जाने को मिलेगा। चौराहे चौराहे, मैं इसकी प्रत्यक्ष गवाह हूँ, ये डांस हम लोगों ने करवाया है। भाई कोई बुजुर्ग अंदर बैठा है, कोई महिला प्रेग्नेंट बैठी हैं, जो नहीं आना चाहती हैं, उनसे जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन जो आदमी हैं, जो लोग हैं, जो युवा हैं, दे हैव टू कम आउट, दे हैव टू डांस एंड देन यू विल गो बैक। ये सीन उस दिन बनाया था हम लोगों ने। और ये जुलूस पूरा इधर उधर पूरे दिल्ली में भ्रमण करता रहा और फाइनली इंडिया गेट पे पूरी रात 3-4-5 बज गया था। सब लोग उस दिन वापस जो आए थे, हम विद्यार्थीगण अपने अपने कमरों में सुबह 7-8 बजे तक लौटे थे। पूरी रात जश्न हुआ था। ये समा था, ये रौनक, ये जश्न का जश्न की रात थी पूरी। ठीक है, अब जब ये जुलूस हमारे यहाँ से निकलना शुरू हुआ, आप उस समय का जरा सुनिएगा बारीकी से। ये तो हो गई खुशनुमा बातें। ठीक है, जब ये जश्न निकलना शुरू हुआ है, एक धड़ा पूरा ऐसे लाइन से खड़ा था। ये जुलूस हमारा पूर्वांचल चला है, इधर महानदी होते हुए, साबरमती चौराहे होते हुए आएगा, मेन केवीएस के सामने से ऐसे निकलेगा, तभी मेन गेट आएगा। वहाँ से यहाँ तक लाइन से बहुत सारे छात्र छात्राएं खड़े थे और उनका मुंह इस तरीके से बना हुआ था, इन कोणों से बना हुआ था कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा मातम हो, जैसे कि अरे ये क्या हो गया, जैसे उनके घर में किसी की हत्या हो गई हो। इतना उनके चेहरे पर रोष, मातम, मुर्दानगी छाई हुई थी। ऐसा होना चाहिए? आप बताइए, ऐसा होना चाहिए था? और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे मित्र, कुछ बहुत अजीज मित्र हमारे, कुछ हमारी लड़कियां भी, मॉर्गेन जैसे, और मॉर्गेन नाम की 2 लड़कियां थी, इसलिए मॉर्गेन नाम बार बार आता है, एनिका और एंजिल, ये सब उधर रहती थी चंद्रभागा में। चंद्रभागा, जो लोग हॉस्टल वाले हैं, कोयना से ऐसे देखिए 2 रास्ते हैं जाने के। उधर ताप्ती में मैं थी। ठीक है, ताप्ती से जब बाहर निकलो तो एक इधर से गली जाती है जो कोयना होते हुए उधर जाएगी चंद्रभागा की तरफ,
और एक इधर से जाएगी, ये थोड़ा लंबा रास्ता पड़ेगा, ये वाला गली गली ये शॉर्ट पड़ेगा, ये लंबा रास्ता है साबरमती वाला, बड़ा दूर तक सड़क है, चौड़ी अच्छी, लेकिन बहुत दूर है, लंबा पड़ता है। वैसे हम लोग इधर से ही जाते हैं, लेकिन चाहे इस साइड से जाओ चाहे उस साइड से जाओ, जो ये रास्ते हैं, जो जेएनयू में ये रास्ते हैं, ये जब चंद्रभागा में जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक पैसेज पड़ता है जिसमें माही, मांडवी, इन दो हॉस्टलों का नाम लेना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये हॉस्टल पढ़ते हैं और इनमें आप समझिए इस गली का क्या हाल है। जैसे आप किसी भी मुस्लिम प्रधान मोहल्ले में जाइए, वैसी हैं ये गलियाँ, मुस्लिम प्रधान मोहल्ले। अभी मैं आपको अपने दिल्ली शहर का एक कॉलोनी का नाम बताऊंगी, उसका नाम है श्री राम कॉलोनी। आप सोचेंगे वाह क्या नाम है, बड़ी आध्यात्मिक शहर होगा, बड़ा आध्यात्मिक मोहल्ला होगा। ठेठ मुस्लिम मोहल्ला है। राजीव नगर उसमें उप मोहल्ले हैं, गलियां हैं, गली नंबर 14, 16, 15, 22, 24, ठीक है। अब इन गलियों की क्या पहचान होती है कि यहाँ मुर्गे टहलते हुए मिलेंगे, बकरे टंगे हुए कटे मिलेंगे, ये इन मोहल्लों की खासियत है। चिक लटकी हुई मिलेगी, पर्दा मिलेगा, है ना। गंदगी भी बहुत कई बार मिलेगी। गंदगी अगर है तो वो गवर्नमेंट की गलती है, लेकिन यहाँ गंदगी कुछ ज़्यादा ही होती है। अब ऐसा क्यों है, ये गवर्नमेंट की ही गलती है भाई, और क्या। तो जो गवर्नमेंट की गलती नहीं है, जो गवर्नमेंट अपनी गलतियाँ सुधार रही है, मैं उसकी बात करने के लिए मुखातिब हूँ। मामला ये है, तो वो गलियाँ ऐसी हैं माही मांडवी वाली। उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर जिसका नाम है शामे अवध, ठीक है। शामे अवध जो है, इसमें भी बकरा और मुर्गा ऐसे कटा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग नॉनवेज खाने वाले लोग नहीं हैं, ये मामला नहीं है। जो जिसे खाना है अपनी टेबल पर खाए, है ना। हलाला और फलाना फलाना जो करना है अपने घर के अंदर करते हैं, अपने मुल्क के अंदर करते हैं, वो अलग बात है, वो बातें अलग हैं। लेकिन जब आप ऐसे चौराहे पर ऐसे टांग देंगे तो ये जो लोग नहीं खाने वाले हैं, या जो देश नहीं खाने वालों से भरा हुआ है, हिंदुस्तान जिसका नाम है, वहाँ थोड़ी सी असुविधा होती है। तो हम लोग नाक बंद करके उस रास्ते से निकलते थे माही मांडवी, क्योंकि चंद्रभागा जाना बार बार हो ही जाता था। सारी मंडली, सारे दोस्त वहीं थे, तो हम लोगों को वहाँ जाना अक्सर पड़ जाता था। हम लोगों की पसंद की जगह थी चंद्रभागा, अपने सारे लोग वहीं रहते थे। और उन अपने लोगों में ये भी बात है ना, जिस तरह मैं दिल्ली में एकदम नई नई अवतरित हुई थी, वो लोग भी दिल्ली में बिल्कुल नए थे। वो तो हमारे वतन में ही नए थे, पूरा यूरोपियन मंडली थी, मिडिल यूरोपियन लोग थे वो सब। उन्हें अपनी डिग्री पूरी करने के लिए 1 साल बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आना था, इसलिए दे हैड बीन हियर, ओके। तो अब ये सारे से मिलना है अगर, अक्सर होता था, वो लोग भी इधर आते थे, क्योंकि 24/7 इंटू 7 ये तो यही था ताप्ती के सामने। ज़्यादातर वो लोग इसी अड्डा हम लोगों का यही था, 24/7। लेकिन 24/7 हम लोग बैठे रहते हैं। इसका ये है कि हमेशा खुला रहता था ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर तो बकरे वकरे नहीं लटकते रहते थे, मुर्गे मुर्गे ऐसे लटकते हुए नहीं रहते थे। नॉनवेज मिलता था, ऐसी नहीं है बात, लेकिन इस तरह का ये जो समा है, ये इस तरह के जो नज़ारे हैं, ये आपको शाम अवध में ही वहाँ मिलता था। बहरहाल, जो ये इंडिया पाकिस्तान टी मैच जो जीती थी, इसमें जो लोग उस दिन, तो जो जश्न का माहौल था, मैंने आपको बताया पूरा दिल्ली हम लोगों ने हिला दिया था, हम स्टूडेंट्स ने, हम खुशियाँ मनाने वाले लोगों ने। लेकिन ये माही मांडवी में ऐसा सन्नाटा था, ऐसा अंधेरा था, ऐसा जैसा आज बहुत सारे वो जो आतंकवाद के शिकार हुए परिवार हैं, जिनके यहाँ आज कराहें हैं, गमगीन, बेहद इंतहाई गमगीन जो माहौल आज का उनके घरों में है, ये माहौल वहाँ देखने को मिल रहा था उस दिन। आप यकीन मानिए, मैं अपनी आंखों देखी बातें बता रही हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि मैं हमेशा आंखों देखी, तजुर्बा की हुई बात ही कहती हूँ, लिखती हूँ, हवाई बातें नहीं करती। तो ये तजुर्बा है मेरा। तो आज जब ये घटना, क्यों मुझे आज याद आ गई, ये घटना मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि जब पहलगाम में हादसा हुआ तो ये आतंकवादी कहाँ से पैदा हो गए। कह रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी बड़ी चूकें हैं, उन्होंने कैसे, अगर ये बॉर्डर वालों का इसमें
मेल जोल है, उनका प्रयास है, ये उनकी कोशिश है, ये उनका किया धरा है सब कुछ। तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? देखिए, इन एजेंसियों ने एक काम किया, कभी 2-4 साल पहले की बात है, इतना बड़ा उसमें भी देशव्यापी आंदोलन देखने को मिला कि जब सीएए ला रहे थे, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिविल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। जब ये सीएए ला रहे थे, पूरे देशव्यापी हंगामे, शाहीन बाग में हंगामे इतने हुए, किस बात के लिए हुए? हम कागज नहीं दिखाएंगे। आज पहलगाम में वो हादसा हुआ, आप सब उसके भुक्तभोगी हैं, सब भुक्तभोगी हैं, ठीक है। अब उसमें एक आध जाति वो वाली जो आतंकवाद के लिए बदनाम है, एक आध उनकी जान गई है, बाकी तो 26 के 26 स्त्री वाले गए हैं, है नहीं, है कि नहीं है? तो अब जब सीए मेरे ख्याल से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसको कानून बनना ही चाहिए और हर एक शख्स को कागज दिखाना चाहिए ही चाहिए। अरे भाई, कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? तुम मुझसे कहो कि भूमिका तुम जरा कागज दिखाओ, तुम यहाँ कब से रह रही हो, तो मैं बता दूंगी भाई मेरे दादाजी वहाँ से रहते थे, नीलाभ जी के पिताजी वहाँ से आए हुए थे, माता जी के नाना जी जो हैं आईएएस अधिकारी थे, ये यहाँ रहते हुए थे, नाना जी के पिताजी यहाँ थे, हम लोग तो बता देंगे, दिखा देंगे। तो क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? देखिए, उसकी परतें अब खुली कि क्यों नहीं दिखाएंगे कागज, क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों मातम था वहां पर माही मांडवी में, क्यों था? देखिए, कुछ लोग हैं, हालांकि ये पाए गए हैं 96,000 अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं इससे। असल में ग्राउंड हकीकत जो है वो इससे बहुत ज्यादा होगी। कागज पर अभी केवल 96,000 आए हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे कि है मीनल, सीआरपीएफ में उनके हस्बैंड हैं, जैसे हैं परवीन अख्तर, 40 साल से यहाँ रह रही हैं, जैसे कि हैं महरन महर, कराची के मूल रूप से हैं, 42 साल से यहाँ रह रही हैं, वीजा पर रह रही हैं। ओसामा हैं, रावलपिंडी के मूल रहने वाले हैं, 17 साल से यहीं रह रहे हैं, पढ़ाई यहीं हुई है, लिखाई यहीं हुई है। शहजादा हैं, खुर्रम, ओवैस, अमजद, आमिर, आरिफ, इतने सारे नाम हैं। इन सारों की जो नागरिकता है, इन सारों की जो नागरिकता है वो है पाकिस्तानी, लेकिन उनकी बीवियां यहाँ हैं, उनके 10 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे, 10 जितने जितने जिसके बच्चे हैं वो सब यहाँ इंडिया के रिसोर्सेस पर पल रहे हैं। आप सोचें ये बात। एक फिर कहेंगे बेरोजगारी ज्यादा है। जब हम लोग बचपन से पढ़ रहे होते थे, जब बचपन से पढ़ाई हम लोग कर रहे होते थे, तो हर बात के पीछे है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, गरीबी इतनी क्यों ज्यादा है, ड्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट अमेरिका या यूरोपीय देशों में क्यों हो रहा है, सबकी वजह बताई जाती थी। पहली वजह, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जब एक नौकरी पर जो हमारे अपने देश के सिटीजन्स हैं, जो हमारे यही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात इसीलिए की जा रही है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, समझें, तो खुद समझ में आएगा कि ये क्यों जरूरी है। एक नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एक नौकरी निकली, एक नौकरी की वैकेंसी निकली, अगर अपने ही देश के लोग उसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो एक नौकरी पे मैं कहती हूँ मान लो 2000 एप्लीकेशन आ रही हैं, चलो 20,000 आ रही हैं, मान लो इस हद तक है जनसंख्या, ठीक है। लेकिन जब बाहर के 16 बच्चे हर एक घर में होंगे, हर घर में 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे, कोई पटना में 72 हैं, कश्मीर में तो भरे पड़े हैं कश्मीरी बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे, दे आर ओरिजिनल, देयर बीट्स आर ओरिजिनली पाकिस्तानी। तब उसी एक नौकरी के लिए कितने दावेदार हो गए आप सोचें, लाखों दावेदार हो जाएंगे एक नौकरी के तो पटाख से, क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी यहाँ बढ़ रही है, रह रहे हैं वहां। ये क्या मतलब है भाई?
वो किसी ने अभी हंसकर कहा कि अपनी लुगाई तो पाल नहीं पा रहे हैं, कश्मीर क्या पालेंगे, कश्मीर क्या संभालेंगे। नहीं, वो कश्मीर, उनकी निगाह कश्मीर पर है ही नहीं, उनकी निगाह तो यहाँ के रिसोर्सेज पर है कि यहाँ की आवाम को ख़त्म करो, हम अपनी आवाम वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और उनके हर रिसोर्सेज को हम काबिज हो जाएंगे, उस पर कब्जा हम करेंगे। तो क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी वारदातें अगर रोकनी है, इस तरह की बातों पर अगर हमें गंभीरता से विचार करना है, तो हमें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हमें सीए का भरपूर सहयोग करना चाहिए और उसे जितनी जल्दी हो सके लागू कर देना चाहिए। ये मेरे बिल्कुल निजी ख्याल है, और इन निजी ख्यालों को मजबूत करने के लिए मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। ये एक हादसा अभी पुलवामा वाला हुआ था 19 में, वो हादसा, और न जाने कहाँ कहाँ कितने पाकिस्तानी यहाँ पर वही जो है पाकिस्तानी यहाँ पल रहे हैं, सांप के बच्चों को हम पाल रहे हैं, बात नहीं है, सांप के बच्चों को हम पाल रहे हैं, बात नहीं है, लेकिन आपकी मंशा तो वही है। अगर आपको अपनी बीवियों से इतना प्यार है, आपको भारत के रिसोर्सेज इतना प्यार है, अपनी वो सिटीजनशिप छोड़ दीजिए, यहीं आ जाइए, है ना, कि हम यहीं सेवा करेंगे, यहीं का खाएंगे, यहीं खून बहाएंगे। क्योंकि जब सीए नया नया हुआ था, सब चिल्ला चिल्ला कह रहे थे हमारे बाप दादाओं ने यहाँ खून बहाया है, हमने आज़ादी की जंग लड़ी है, याद है? अभी हालिया बातें हैं ये सब। तो आप एक तरफ के होकर रहिए, आबादी यहाँ पलेगी, रहोगे वहाँ, खाओगे यहाँ की, गाओगे वहाँ, ये कैसे चलेगा? नॉट पॉसिबल, नॉट सूटेबल, ये किसी तरह से उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीए अति शीघ्र लागू होना चाहिए, इतनी सी ही बात थी। नमस्कार।